नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मुंबई के भिवंडी इलाके के कालहिर रोड की है। इसी बिल्डिंग में शेखर अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। शेखर की उम्र करीबन 27 साल थी और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 25 साल थी। ये दोनों पति पत्नी बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे और शादी होने के बाद ये दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए थे और इन दोनों ने ओम साई अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर लिया। अब 7 अगस्त की आधी रात को शेखर के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि शेखर और राधा 3-4 दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने पुणे जा रहे हैं। अब शेखर के भाई को वो मैसेज देखकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनके रिश्तेदारों में से पुणे में कोई भी नहीं रहता था। जब शेखर के भाई को थोड़ा अजीब लगने लगता है तो वो अपने भाई के घर जाने का फैसला करता है और अगले दिन जब वो अपने भाई के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ ताला लगा हुआ है। अब वो अपने भाई को फोन करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है और वहीं राधा का फोन भी स्विच ऑफ होता है। अब शेखर का भाई आसपास के लोगों से पता करता है कि ये दोनों कहाँ गए हैं। उसमें रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता ये दोनों कहाँ पर है। इसके बाद शेखर के भाई को कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगता है कि बिना बताए ये दोनों कहाँ चले गए। इसके बाद शेखर का भाई पास के ही नारपोली पुलिस स्टेशन थाने में जाकर इन दोनों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। मैं इन दोनों के घर पर गया था लेकिन वहाँ पर ताला मिला। मेरे भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि हम दोनों पुणे जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार तो पुणे में रहता ही नहीं। इसके बाद जब मैंने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन लोगों का भी यही कहना था कि हमें नहीं पता ये दोनों कहाँ पर है। अब मुझे गड़बड़ लगी तो इसलिए मैं पुलिस स्टेशन आ गया और वो पुलिस को ये भी बताता है कि केवल 2 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई है और शादी के बाद पहली बार शेखर अपनी पत्नी को मुंबई लेकर आया है। इसके बाद नारपोली पुलिस केस की जाँच शुरू करती है। अब पुलिस की एक टीम शेखर के घर जाती है, उसके घर की अच्छे से तलाशी लेती है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी पति पत्नी की जोड़ों को वहाँ पर नहीं देखा था। अब पुलिस को ये शक होता है कि ये मामला कोई साधारण लापता होने का केस नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध का हो सकता है। अब पुलिस ये फैसला करती है कि बिल्डिंग में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी, जिसमें पुलिस को 7 अगस्त की रात को एक व्यक्ति बिल्डिंग में जाता हुआ दिखाई देता है जो कैमरे के एंगल को बदल रहा था। इसके बाद राधा को एक बड़े बैग के साथ बिल्डिंग से निकलते हुए देखा गया जो और भी ज्यादा संदेहजनक था। अब बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोगों से पुलिस उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करती है जो कैमरे का एंगल बदल रहा था। पुलिस लोगों से पूछती है कि क्या कोई इसे जानता है या इसका नाम, पता या कोई कांटेक्ट नंबर दे सकता है। जब सभी लोग उस फुटेज को अच्छे से देखते हैं तो वो बताते हैं कि इस व्यक्ति का नाम अनुभव है, शेखर के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहता है। पुलिस को एक क्लू मिल जाता है और उस पुलिस अपनी जाँच को आगे बढ़ाती है। अब पुलिस बिल्डिंग वालों से अनुभव का नंबर लेती है और उसे ट्रैकिंग पर डाल देती है। इसके बाद पुलिस उसकी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालती है जिससे पुलिस को ये पता चलता है कि अनुभव ने एक कार ड्राइवर से संपर्क किया था। इसके बाद पुलिस उस ड्राइवर को कॉल करती है और उसे थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि 7 अगस्त की रात को उसने एक युवक और एक महिला को कहां पर छोड़ा था। ड्राइवर पुलिस को बताता है कि उसने अनुभव और राधा को लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पर छोड़ा था। अब इससे पुलिस को ये तो पता चल गया था कि अनुभव और राधा साथ में हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को ये नहीं पता था कि शेखर कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद पुलिस की एक टीम रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहां पर पूछताछ करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि वो दोनों गोरखपुर एक्सप्रेस से निकले हैं। पुलिस को ये तो पता चल जाता है कि ये दोनों गोरखपुर गए हैं, लेकिन गोरखपुर में कहाँ गए हैं या किस जगह पर उतरे हैं ये पुलिस को नहीं पता था। अब अनुभव का फोन तो पहले से ही सर्विलांस पे था, जिसकी मदद से मुंबई से एक टीम लखनऊ जाती है और एक कार्रवाई के दौरान अनुभव और राधा को गिरफ्तार करके भिवंडी वापस ले आते हैं। अब पुलिस उन दोनों को बिठाकर उनसे पूछताछ करती है और उनसे शेखर के बारे में पूछती है। उन दोनों के जवाब से सभी पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। वो दोनों पुलिस को ये बताते हैं कि शेखर अब इस दुनिया में नहीं है, हम दोनों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया है। और पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। 6 अगस्त की रात को अनुभव राधा के घर आता है। इसके बाद बातों बातों में अनुभव शेखर का गला दबा देता है और राधा शेखर का मुंह दबाती है ताकि वो बहुत ज्यादा चिल्लाए नहीं, और ऐसे ही अनुभव गला दबाकर शेखर की हत्या कर देता है। इसके बाद अनुभव और राधा मिलकर शेखर की बॉडी को एक बड़े बैग में डालते हैं। इसके बाद अनुभव आधी रात में एक ऑनलाइन कैब बुक करता है और वो ड्राइवर को कहता है कि मुझे कशेली खाड़ी जाना है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर कशेली खाड़ी चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों उस बैग को कार से निकालते हैं, लेकिन वो बैग बहुत ज्यादा भारी होता है, इसलिए वो ड्राइवर को कहते हैं कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं इस बैग को खाड़ी में फेंकने के लिए, हम आपको इसके एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। अब ड्राइवर एक्स्ट्रा पैसों के लालच में आकर उस बैग को थोड़ी दूर जाकर खाड़ी में फेंक देता है।
अब बैग को खाड़ी में फेंकने के बाद अनुभव दोबारा ऑनलाइन कैब बुक करता है, जिससे वो दोनों लोकमान्य रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। ये वही कॉल था जिससे पुलिस ड्राइवर तक पहुंची और ड्राइवर से कातिलों तक। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि इन दोनों ने शेखर की हत्या आखिर करी क्यों। राधा बिहार के मधुबनी की रहने वाली थी और शेखर और राधा की शादी भी केवल 2-3 महीने पहले ही हुई थी। शेखर भिवंडी में काम किया करता था, जो शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर भिवंडी आ गया था और ये दोनों एक बिल्डिंग में किराए पर रह रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राधा ने शेखर की हत्या कर दी। अनुभव वे उसी बिल्डिंग में शेखर के घर के सामने एक फ्लैट में रहता था। अब थोड़े दिन बीतते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे शेखर और अनुभव अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद उन दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। शेखर की पत्नी राधा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब अनुभव ने उसे पहली बार देखा तो उसे देखता ही रह गया। अब जैसे ही राधा और अनुभव एक दूसरे को देखते हैं तो अनुभव को लगता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। धीरे धीरे अनुभव को राधा से प्यार हो जाता है। अब राधा और अनुभव डेली मिला करते थे। डेली मिलने के कारण वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अनुभव का बार बार शेखर के घर पर आना शेखर को थोड़ा अजीब लगने लगा और उसे भी अब शक हो गया था कि उसकी पत्नी और अनुभव के बीच कुछ तो चल रहा है। इस बात से शेखर को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अपनी पत्नी और अपने दोस्त के बीच के रिश्ते को जानने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जब शेखर राधा से पूछता है कि तुम्हारे और अनुभव के बीच में क्या चल रहा है, तो राधा चौंक जाती है और बातें इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है इसलिए वो राधा से कहता है कि तुम अपने सारे कांटेक्ट अनुभव के साथ तोड़ दो। कि अब अनुभव भी राधा के घर आना जाना छोड़ देता है। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। शेखर राधा से ठीक से बात भी नहीं करता और उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं। शेखर को अब समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो अपनी शादी को कैसे बचाए या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। अब एक दिन अचानक जब शेखर अपने घर पहुंचता है तो वो राधा और अनुभव को साथ में देख लेता है। दोनों नग्न अवस्था में थे। ये देखकर शेखर का खून खौल जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब अनुभव और राधा कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं और आंखों ही आंखों में वो फैसला कर लेते हैं कि अब हमें शेखर को खत्म करना ही पड़ेगा। इसके बाद शेखर को काबू में करने के लिए अनुभव और राधा ने अचानक से उसे पकड़ लिया। फिर शेखर खुद को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन अनुभव और राधा ने उसे बहुत ज्यादा जोरों से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाता। इसके बाद पास में ही रखे एक डंडे से राधा शेखर के सर पर वार कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर शेखर का गला दबा देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। अब दोनों हत्या तो कर देते हैं, लेकिन इस हत्या को छुपाने के लिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। लेकिन फिर अनुभव एक प्लान बनाता है, जिसके तहत वो शेखर की बॉडी को एक बड़े से बैग में डालते हैं और एक ऑनलाइन कैब बुक करी और शेखर के शव को खाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। और फिर इस काम को अंजाम देने के बाद वो लोग रातों रात भाग गए, लेकिन वो पुलिस के हाथों से नहीं बच पाए। राधा और अनुभव का ये जुर्म कुछ समय तक तो उन्हें बचा सकता था, लेकिन कानून के लंबे हाथ, पुलिस की सूझबूझ ने उन्हें पकड़ ही लिया। अब इनकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही निकलेंगी, जहां ये अपने जुर्म की सजा भुगतेंगे। एक तरफ जहां एक दोस्ती पर कलंक लगा, दूसरी तरफ एक मासूम रिश्ते ने खूनी मोड़ ले लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि उस दर्द और पीड़ा की भी है जो रिश्तों की आड़ में छुपे छल और धोखे से जन्म लेती है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।